चलिए आज कार्यक्रम की शुरुआत हम उसी खबर से कर रहे हैं जिसकी चर्चा चाय पर आज हर घर में हो रही होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शादी की जो कि पूरे देश में सुर्खियों में इस वक्त छाई हुई है। रणबीर आलिया की शादी की हम बात करेंगे। शादी से पहले की रस्मों से जुड़ी एक एक तस्वीर के लिए भले फैंस को तरसना पड़ा हो, लेकिन शादी के बाद इतनी तस्वीरें सामने आ रही है कि फैंस के चेहरे खिल गए हैं। जी हाँ, देखिए वैसे फैंस की दिलचस्पी केवल तस्वीरों तक सीमित नहीं थी। फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि वरमाला के वक्त क्या हुआ। पता है क्या हुआ वहाँ पे? देखी होंगी तस्वीरें, कैसे उन्होंने उसको दुल्हनिया को गोद में उठा लिया और चले गए, बासु में ले गए। और देखिए क्या रणबीर आलिया ने डांस भी किया है, किसी ने रणबीर के जूते चुराए, ऐसे ढेरों सारे सवाल हैं फैंस जो जानना चाहते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए क्या कुछ हुआ है वहाँ पर। रणबीर आलिया की शादी से जुड़ी ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, फैंस के चेहरे खिल गए। भले ही रणबीर आलिया की शादी 7 पर्दों में हुई, लेकिन शादी के बाद दोनों ने अपने फैंस को नाराज नहीं किया। शादी से जुड़ी तस्वीरें धीरे धीरे ही सही बाहर आ रही हैं। वरमाला के वक्त उसी तरह का रंग नजर आया जैसे आम शादियों में दिखाई देता है। वरमाला के समय जब आलिया रणबीर के गले में हार डालने तैयार हुई तो रणबीर के दोस्तों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। थोड़ी देर पर रणबीर नीचे आए और घुटनों के बल बैठ गए और फिर आलिया ने वरमाला रणबीर के गले में डाल दी। वरमाला गले में पड़ते ही रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट का हाथ चूमा। शादी की खुशी का जश्न देर रात तक चला। दोनों परिवारों ने जमकर मौज मस्ती की। यही नहीं, शादी के बाद डांस का जमकर धमाल मचा। छैया छैया गाने पर जब आलिया रणबीर झूमे तो परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस वीडियो में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दिल खोलकर डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा का फेमस गाना छैया छैया चल रहा है, जिस पर रणबीर शाहरुख की तरह डांस करते नजर आ रहे हैं। शादी के बंधन में बंधने के बाद आलिया और रणबीर के इस शैंपेन डांस ने भी खूब धमाल मचाया। शादी की तस्वीरों से केवल आलिया रणबीर ने ही रंग नहीं जमाया, बल्कि कपूर खानदान और भट्ट परिवार की तमाम तस्वीरों ने धूम मचा रखी है। आलिया और रणबीर के बाद जिसने शादी में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो रही करीना कपूर। करीना कपूर की साड़ी से लेकर उनके लुक पर उनके फैंस फिदा नजर आए। इतना ही नहीं, जय और तैमूर के साथ उनकी ये तस्वीर दिन भर सोशल मीडिया के गलियारों में घूमती रही। शादी में फैशन की रेस में रणबीर की मां नीतू कपूर भी किसी से पीछे नहीं रही। बेटे के लिए बहू लाने वो पिंक और येलो लहंगे में नजर आईं। वहीं रिद्धिमा कपूर ने भी रणबीर कपूर की बारात में रंग जमाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। रिद्धिमा शादी में गोल्डन कलर के लहंगे में दिखाई दी, जिसमें उनका लुक वाकई शानदार था। शादी के बाद अब फैंस की नजरें रणबीर आलिया के होने वाले रिसेप्शन पर हैं। फिलहाल इस मेगा इवेंट के बारे में कयासों के सिवा ज्यादा कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि शादी में भले आलिया और रणबीर के परिवार के लोग ही नजर आए हों, लेकिन रिसेप्शन धूमधाम से मनाने की तैयारी है। हालांकि जब इस बारे में नीतू कपूर से जर्नलिस्ट ने सवाल किए तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। रिसेप्शन का मेयर कहाँ पे है मैम? रिसेप्शन इस खूबसूरत जोड़े के हनीमून डेस्टिनेशन को लेकर भी फैंस के मन में ढेरों सवाल हैं। फिलहाल तो इस पर ना तो रणबीर ने कुछ कहा है, ना ही आलिया की तरफ से कोई बात सामने आई है। फिर भी माना जा रहा है कि हनीमून के खूबसूरत पलों के लिए दोनों मसूरी की वादियों का रुख कर सकते हैं। खबरें ये भी हैं कि रणबीर अगले महीने 6 मई को दुबई जा सकते हैं। हालांकि दोनों वहां काम से पहुंच रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस दौरान दोनों एक मिनी हॉलीडे भी वहां मनाएंगे और 15 मई के बाद दुबई से लौटेंगे। खबरें तमाम हैं, कयास तमाम हैं। आने वाले दिनों में तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रणबीर और आलिया की शादी की चर्चा तो
हो ही रही है और इन सबके बीच शुरू हो चुका है शादियों का सीज़न भी। अब उसकी बात भी कर लेते हैं। कल ही खरमास खत्म हुआ है और शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है। इस बार अगले 4 महीने में 41 शुभ मुहूर्त पड़ने वाले हैं। जी और देश में कोरोना की दस्तक के बाद ही पहला शादियों का सीजन है जो कोरोना पाबंदियों के पूरी तरह हटने के बाद होने जा रहा है। ऐसे में बैंड बाजा और बारात के इस सीजन में हर किसी को उम्मीद है कमाई बढ़ने की, कारोबार पटरी पे लौटने की। बैंड बाजे वाले, मंडप वाले, कैटरिंग वाले, फूल वाले, सजावट वाले, फोटोग्राफी वाले, ब्यूटी पार्लर वाले और ज्वेलरी शॉप वाले सब तैयार हैं। खरमास उतरने के बाद 14 अप्रैल से देश में शादियों के सीजन की शुरुआत हो गई है। खरमास उतरने के बाद से ही शादी जैसा शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो चुका है। 17 अप्रैल से विवाह मुहूर्त की शुरुआत हो रही है। 19 जुलाई तक हर महीने में शुभ मुहूर्त है। इन 4 महीनों में कुल 41 शुभ मुहूर्त हैं जब कोई भी शुभ कार्य संपन्न किया जा सकता है। 14 अप्रैल को सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और सूर्यदेव के 14 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करने के साथ मीन खरमास समाप्त हो चुका है। अब शुभ और मंगल कार्य किए जा सकते हैं। आप विवाह करना चाहते हैं, आप घर का निर्माण करना चाहते हैं, आप कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो 14 अप्रैल को चूंकि मीन खरमास की समाप्ति हो चुकी है, इसलिए अब आप नया और शुभ कार्य कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना होगा कि जब अच्छे समय में आपको शुभ काम करना है तो उस दिन चंद्रमा आपके लिए कितना अनुकूल है, जिसको हम मुहूर्त भी कहते हैं। देश में कोरोना महामारी के दस्तक देने के बाद ये पहला शादियों का सीजन है जो कोरोना प्रतिबंध पूरी तरह हटने के बाद होने जा रहा है। कोई गाड़ी की बुकिंग में बिजी है तो किसी को अच्छे बैंड वाले की तलाश है, कोई शहर का बेस्ट बैंक्वेट हॉल बुक कराने में जुटा है तो कोई शादी के पहले घर की डेकोरेशन और रेनोवेशन की तैयारी में है। सोने चांदी की दुकानों पर तो लगन उत्सव शुरू होने से पहले ही चहल पहल दिखने लगी है। इस शादी सीजन में देश भर में लगभग 40 लाख शादियां होने की संभावना है, जिसके चलते ट्रेडर्स को लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार होने का अनुमान है। ट्रेडर्स की संस्था कैट का अनुमान है कि केवल दिल्ली एनसीआर में 3 लाख शादियां होने का अनुमान है, जिससे करीब 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार होने की संभावना है। दिल्ली समेत देश भर के ट्रेडर्स कोरोना से हुए व्यापार के नुकसान की कुछ भरपाई होने की उम्मीद पाले हुए हैं। पिछले 2 साल से कोविड और शादियों के बेहद कम मुहूर्त होने और सरकार द्वारा लगाए गए कोरोना प्रतिबंधों के चलते शादियां बहुत ही छोटे स्केल पर और कम संख्या में हुई थीं। लेकिन उम्मीद यही है कि इस सीजन बैंड बाजा और बारात में बीते सीजन की भरपाई हो जाएगी। 2 साल कोरोना में जिस प्रकार से इस इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई ऐसा लगता है कि इस सीजन में हो रही है। लगभग 25 लाख शादियां जुलाई तक होने वाली हैं और जहां तक बैंक्वेट हॉल, होटल्स या और जितने मैरिजेस के जो प्लेसेस हैं, सब में बुकिंग ओवर बुकिंग चल रही है। शादी केवल दूल्हा दुल्हन को परिणय सूत्र में बांधने की रस्म भर नहीं है, बल्कि विवाह के जरिए सामाजिक और आर्थिक ताने बाने भी बुने जाते हैं। एक शादी से ज्वेलरी, कपड़े, फुटवेयर, शादी कार्ड, ड्राई फ्रूट, फल और मिठाइयों के कारोबार से जुड़े तमाम लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। उम्मीद ये है कि सीजन अच्छा रहा तो कमाई होगी और तरक्की की राह खुलेगी। माना ये जा रहा है कि इस बार बाजार जो है वो गुलजार हो जाएंगे और उन सभी लोगों को फायदा होगा जो पिछले 2 साल से कोरोना का दंश झेल रहे हैं। उन सभी व्यापारियों को फायदा होगा जिनके बैंकेट हॉल हैं या फिर शादी के केटरिंग के बिजनेस हैं या फिर सजावट यानी कि डेकोरेशन के जो काम करते हैं, उन सभी को इससे फायदा होने वाला है। शादियों के सीजन का फायदा होटल्स, बैंक्वेट हॉल, अनेक प्रकार की सर्विस को होता है। इन सब ने कोरोना महामारी के दौरान बहुत ज्यादा संकट झेला है। जाहिर है इस शादी के सीजन का अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। दिल्ली से श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए शादी के उल्लास के बाद अब आपको उत्सव का रंग दिखाते हैं। लिए चलते हैं आपको मदुरई और दिखाते हैं चिथिराई महोत्सव की रौनक। देखिए इस मौके पर यहाँ पर रथ यात्रा निकाली गई है। 2 साल बाद आयोजन हुआ है तो बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि मीनाक्षी मंदिर का ये सबसे बड़ा समारोह होता है। ये भगवान सुंदेश्वर यानी कि शिव और देवी मीनाक्षी की शादी का पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। हर साल श्री हरि के आगमन का जश्न मनाने के लिए ये आयोजन किया जाता है।
उत्सवों के देश हिंदुस्तान के महोत्सव की ये एक और तस्वीर है, भाव और भक्ति से भरी खुशियों की तस्वीर, जिसमें श्रद्धालुओं का अपार उत्साह है, हृदय में हिलोरे मारती उमंग है। तस्वीरें तमिलनाडु के मदुरई की हैं, जहां चिथिराई महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान शिव और देवी मीनाक्षी की शादी के बाद पूरे रंग में रथ यात्रा निकाली गई है। शहर के चारमासी स्ट्रीट से होते हुए रथ यात्रा निकाली जा रही है। हजारों की तादाद में भक्त अपने भगवान की सवारी में शामिल हुए हैं। मीनाक्षी मंदिर का ये सबसे बड़ा समारोह होता है। ये भगवान सुंदरेश्वर यानी शिव और देवी मीनाक्षी की शादी का पर्व है। हर साल श्री हरि के आगमन का जश्न मनाने के लिए ऐसे ही पूरी शान और श्रद्धा से आयोजन होता है। कल मीनाक्षी अम्मन मंदिर में भगवान शिव और मीनाक्षी की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए और शादी की इस अद्भुत तस्वीर को अपने कैमरों में कैद किया। भक्तों में कई ऐसे जोड़े भी थे जिनके हृदय में शिव और मीनाक्षी की तस्वीर थी और मन में उनकी तरह ही आदर्श जीवन की ख्वाहिश। दरअसल इस शादी के शुभ समय के दौरान मदुरई की महिला भक्तों के लिए अपने मंगलसूत्र को एक नए मंगलसूत्र से बदलने की प्रथा है। चिथिराई महोत्सव 15 दिनों तक मनाया जाता है। महोत्सव की शुरुआत पहले दिन ध्वजारोहण से होती है। देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर दोनों को अलग अलग वाहनों में हर दिन चारमासी सड़कों पर ले जाया जाता है। उत्सव के 8वें दिन देवी मीनाक्षी का राज्याभिषेक होता है। हर साल लाखों लोग देवी मीनाक्षी और सुंदरेश्वर, अजगर और तिरुपरनकुंद्रम मुरुगन के दर्शन के लिए आते हैं। इस साल चिथिराई महोत्सव का बेसब्री से इंतजार भक्तों को इसलिए भी था क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना महामारी की पाबंदियों की वजह से इस महोत्सव से रौनक गायब थी। मंदिर प्रशासन ने कोविड-19 महामारी के कारण भक्तों के बिना त्योहार मनाया था, लेकिन इस साल जब कोरोना का खतरा ना के बराबर है तो चिथिराई महोत्सव खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं तमिल नव वर्ष के रंग, जो पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पे कोयम्बतूर के अंबिगई मुथुमारी अम्मन मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। और इस मौके पर धनलक्ष्मी को नोटों से सजाया गया। नोटों के साथ करीब 1 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के आभूषणों से भी सजावट की गई और साथ ही एक विशेष पूजा का आयोजन भी किया गया। भक्ति और संस्कृति के संगम की ये अनुपम तस्वीरें तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आई हैं, जहां आस्था और परंपरा के तालमेल का भव्य नजारा दिखाई दिया। तमिल नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कोयम्बटूर के अंबिगई मुथुमारी अम्मन मंदिर में भक्तों का तांता लग गया। श्रद्धालु अपने आराध्य का दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए सुबह से ही अंबिगई मुथुमारी अम्मन मंदिर पहुंचने लगे। कोई हाथ जोड़े खड़ा था तो कोई मोबाइल में तस्वीरें सहेज रहा था। मंदिर में धनलक्ष्मी को पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते तैयार नहीं किया गया है, लेकिन अब कोरोना से जुड़ी पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं, लिहाजा इस बार भक्तों के लिए मंदिर का दरवाजा खोल दिया गया। Of COVID pandemic, we have not been celebrated. So on this special day, we are again coming up with a grand event with a crores value of jewels and ornaments decoration. चिथिराई और तमिल नव वर्ष के पहले दिन धनलक्ष्मी को नोटों से सजाया गया। 2000, 500, 200 और 100 रुपए के नोटों और करीब 1 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के आभूषणों से सजावट की गई और एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया। Special occasion, we are idol has been decorated with golds and diamonds and cashes with the worth of 1 crore amounts. और चलिए बात करते हैं आंध्र प्रदेश के सत्यसाई में सिल्क का एक विशेष परिधान तैयार किया गया है।
इसमें 32,200 बार जय श्री राम लिखा गया। इस परिधान पर 13 भाषाओं में श्री राम का उल्लेख किया गया है। सत्य साई जिले के धर्माश्रम के रहने वाले जुजारू नागराजू ने इस वस्त्र का निर्माण किया। ये परिधान रामकोटी वस्त्रम के नाम से शोहरत बटोर रहा है। ये विशेष परिधान 60 मीटर लंबा और 44 इंच चौड़ा है। इसमें रामायण के सुंदरकांड के 168 चित्रों का प्रदर्शित किया गया है। इसके निर्माण में 16 किलो सिल्क का इस्तेमाल हुआ। 4 महीनों में कड़ी मेहनत के बाद इस रामकोटी वस्त्रम का निर्माण हो पाया। और अब खबर उन श्रद्धालुओं के लिए जो श्री हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं या दर्शन की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली स्थित श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 22 मई से शुरू हो रही है। आपको बता दें कि यात्रा में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है। सबसे अहम काम होता है रास्तों को साफ करना, रास्तों पर जमी बर्फ को हटाना। ये काम शुरू हो चुका है और सेना के जवानों ने कमान संभाल ली है। सिखों श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। 22 मई से श्री हेमकुंड साहिब धाम के कपाट खुल जाएंगे। श्रद्धालुओं को यात्रा में परेशानी न हो, इसके लिए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर 4 किलोमीटर तक बर्फ जमा है, जिसे हटाने का जिम्मा भारतीय सेना के जवानों ने उठा लिया है। आर्मी के जवान गोविंद घाट से रवाना होने की तैयारी की है और उनके पूरा में जुनून है, सेवा का भाव है। और हमें कमांडर साहब ने भी ये बड़ा आश्वासन दिया है कि भले यात्रा 22 मई को खुलेगी, लेकिन हम कम से कम भी 10 दिन पहले श्री हेमकुंड साहब का ट्रैक है जो बिल्कुल खोल देंगे। इस बार भारी बर्फबारी के बाद अलकाकुटी से लेकर हेमकुंड साहिब तक भारी बर्फ जमी हुई है। बताया जा रहा है कि 15 से 20 मीटर लंबे ग्लेशियर और 8 फीट ऊंचे ग्लेशियर इस रूट पर रोड़ा की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं, जिसे हटाने के लिए भारतीय सेना के जवान गोविंद घाट से हेमकुंड के लिए रवाना हो चुके हैं। तो जय पर चर्चा में रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे आईपीएल में हार्दिक पांड्या का हरफन मौला खेल। मंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को कलिंगा हॉकी स्टेडियम में FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया। 4 साल में एक बार आने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 के बीच किया जाएगा। हॉकी इंडिया और उसके आधिकारिक साझेदार ओडिशा 2018 में इस आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के बाद देश लगातार दूसरी बार इस इवेंट की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप के 15वें सीजन का आयोजन 2 शहरों भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा, जहां देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। नए विश्व स्तरीय स्टेडियम में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। लोगों का अनावरण करने के बाद नवीन पटनायक ने कहा, लगातार दूसरी बार FIH हॉकी पुरुष विश्व कप के लोगों का अनावरण करना मेरे लिए सम्मान और खुशी दोनों ही। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब आपको सूरत की एक तस्वीर दिखाते हैं जो ये बताती है कि बेटियों को लेकर देश की सोच बदल रही है। एक बेटी के जन्म पर सूरत में किस तरीके से सेलिब्रेशन किया गया है शगुफ्ता? जी हाँ, देखिए अद्भुत तस्वीर है ये। सूरत के एक हीरा कारोबारी हैं जिनके घर में बिटिया का जन्म हुआ, तो उन्होंने इस मौके को खास कैसे बनाया है। परिवार ने एक गुलाबी बस ली और बस में बैठाकर बेटी को पूरे शहर की सैर भी करवाई। सूरत की सड़कों पर शान से चल रही ये पिंक बस जितनी खूबसूरत दिख रही है, उसका संदेश उससे कहीं बड़ा है और इसके पीछे कहानी बहुत दिलचस्प है। सालों से घर में बेटी के पैदा होने का इंतजार कर रहे हीरा व्यापारी श्रेयांश ढोलकिया के आशियाने में जब बेटी के शुभ कदम पड़े तो खुशियां फूट पड़ी। पूरा परिवार बेटी को पाकर गदगद हो गया।
नवजात बेटी को अपनी गोद में लेकर श्रेयांश ढोलकिया पूरे परिवार के साथ पिंक बस में सवार होकर शहर भ्रमण पर निकल पड़े। 40 साल से कोई बेटी घर में नहीं थी। बेटी ये होती है जो पूरा एक परिवार का, एक संसार का, मतलब एक संसार चलाने के लिए बेटी जरूरी है। बेटी बनती है, बहू बनती है, फिर माँ बनती है, तो वैसे वो संसार के लिए एक बेटी की जरूरत है। अपने यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो गर्ल्स बॉयज का रेशियो है वो थोड़ा गर्ल्स कम है। तो ये पूरा देख के हमको ऐसा लगा कि अगर बेटी हमारे घर में आ रही है तो हमको तो बहुत ही उत्साह हो रहा था। आप सोचेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, तो बड़ी बात है वो सोच जिससे ये बस सफेद से गुलाबी हो गई। बड़ी बात है वो संदेश जो शब्दों और चित्रों के जरिए बस की बॉडी पर नजर आया। दरअसल बेटी के पैदा होने की खुशी में पूरे परिवार ने इसे उत्सव की तरह मनाने का फैसला किया। श्रेयांश ने जब अपनी निजी लग्जरी वैनिटी बस को सफेद रंग से गुलाबी रंग में बदलवाया, बस पर अंग्रेजी में इट्स अ गर्ल लिखा और प्रतीकात्मक बेटी का चित्र बनवाकर अपनी खुशी और संदेश को शहर के लोगों तक पहुंचाने के लिए पिंक बस में सब परिवार सवार होकर शहर भ्रमण पर निकल पड़े। बेटी अगर आ रही है तो आप समझे कि आप बहुत ही पुण्यशाली है। सबको बेटी चाहिए लेकिन वो मिलती नहीं है। तो अगर आपके वहाँ पे बेटी आ रही है तो आप उनका लक्ष्मी जी आप पधारी है वैसा ही स्वागत कीजिए, और ये जो हमारा रेशियो है उसको ब्रेक कीजिए, क्योंकि वरना हमारी संस्कृति का रूप काफी बिगड़ जाएगा आने वाले समय में। श्रेयांश ढोलकिया की बेटी के जन्म की खुशी जिस अनोखे अंदाज में मनाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का समाज को जो संदेश दिया, उसकी तारीफ अब हर ओर हो रही है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं पंजाब के फरीदकोट और करवाते हैं एक सरकारी स्कूल की सैर। ये स्कूल सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों के मन में बनी धारणाओं को ध्वस्त करता है और कैसे स्कूल में चीज़ें बदली हैं वो आपको दिखाते हैं। स्मार्ट क्लासेस यहाँ चलती हैं, स्मार्ट बोर्ड है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भी किया जा रहा है, और स्कूल की बिल्डिंग से लेकर सुविधाओं तक सब कुछ ऐसा है कि मानो आपने किसी पब्लिक स्कूल में एंट्री कर ली हो। ज्ञान की बात होगी, विज्ञान की बात होगी, पृथ्वी से लेकर आकाश की बात होगी, मानव शरीर की संरचना की बात होगी, व्यापार, बैंकिंग और बाजार की बात होगी। पंजाब के फरीदकोट में मौजूद बच्चों की ये सरकारी पाठशाला प्राइवेट स्कूलों की तुलना में कहीं भी कम नहीं है। यहाँ बच्चों को डिजिटल बोर्ड पर 3D तकनीक से पढ़ाया जाता है। बच्चों को व्यापार, बैंकिंग और बाजार में मोल भाव करना भी सिखाया जा रहा है। इस स्कूल के बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी भाषा सिखाई जा रही है। आधुनिक तकनीक से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई के साथ साथ इंटरैक्टिव पैनल, डिजिटल बोर्ड और मैथ्स लैब में डिजिटल तरीके से 3D तकनीक से पढ़ाई करवाई जा रही है। साडा स्कूल है सरकारी प्राइमरी स्कूल वाड़ा भाई का। असी इस बार साडे हल्के दे मैंबर पार्लीमेंट दी मदद दे नाल असी अपने स्कूल दे विच इंटरैक्टिव पैनल इंस्टॉल किया है, और ये जो इंटरैक्टिव पैनल है सानू काफ़ी देर तो इस चीज़ की लोड़ महसूस हो रही सी, क्योंकि जो बुक्स दे विच इन्फॉर्मेशन हुंदी है तो उहदियां जो पिक्चर्स हुंदियां है, बच्चे बड़े इमेजिनेटिव है, उन्हां नाल कोई स्टोरी करिए, उन्हां नूं कोई स्टोरी सुनाइए, उन्हां नाल कोई गल करिए तो नाल दी नाल उहदी पिक्चर वो अपने दिमाग दे विच बनाउणी शुरू कर दिंदे है। तो वो कई बार पिक्चर सार्थक भी हुंदी है तो कई बार विषय तो भटका भी दिंदी है, बच्चे नूं गलत पिक्चर भी बन जाती है, इसलिए उन्हां नूं सही इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। इस स्कूल में बच्चों को बैंक से पैसे निकालने से लेकर बाजार में खरीदारी कैसे करनी है, ये सब भी सिखाया जाता है, ताकि बच्चे व्यापार, लेन देन, खरीद में मोल भाव करना भी सीख सकें, व्यवहारिक तौर पर भी मजबूत बन सकें।
इस सरकारी स्कूल में ज्यादातर गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सभी बच्चे अनुशासन प्रिय हैं, वक्त पर स्कूल पहुंचते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। एक ऐसा डिवाइस है जो साडे कोल है, एंड्रॉयड प्लस OPS सिस्टम है, इंटरैक्टिव पैनल असीं इसनूं बोलदे आ। ये 75 इंचेस का है जो इसका साइज है। तो ये टच पैनल है, इस दे विच सारियां चीज़ां इन्वॉल्व है। एक फुल फ्लैज जो है लैब है, असीं कोई भी टॉपिक बच्चे नूं इस तो डायरैक्टली करवा सकते हैं और उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग जो 3D बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट नूं देखदा है तो उहदी जिहड़ी लर्निंग है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। गांववाड़ा भाई के गवर्नमेंट स्कूल में अलग ढंग से पढ़ाई होती है। बच्चों को हर बात आसानी से समझ में आ जाए, इसको लेकर 3D तकनीक से किताबों से अक्षर को निकालकर बाहर अनूठे ढंग से दिखाया जाता है। वहीं मैथ्स लैब में आम जिंदगी में काम आने वाली बातें समझाई जाती हैं। यहाँ के टीचर ये सब खुद की मेहनत और पैसा लगाकर करते हैं ताकि यहाँ पढ़ने वाला हर एक बच्चा शिक्षित हो सके और राष्ट्र के हित में अहम भूमिका निभा सके। प्रेम पासी, फरीदकोट, गुड न्यूज टुडे। चलिए शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी एक गुड न्यूज आपको हम दिखाते हैं। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय ने छात्रों की मदद के लिए VCKF फंड की शुरुआत की है। इस फंड के जरिए जरूरतमंद छात्रों की आर्थिक मदद की जाएगी, यानी कि फीस, हॉस्टल जैसी उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए पैसा दिया जाएगा। खास बात यह है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में लखनऊ पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां इस तरह के फंड की शुरुआत की गई है। इस मुहिम के शुरुआती 4 दिनों में 4 लाख रुपए जमा हो गए हैं। इसमें यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और पूर्व छात्रों ने अहम योगदान दिया। इस फंड के इस्तेमाल के लिए कमेटी बनाई जाएगी जो ज़रूरतमंद छात्रों की पहचान कर उनकी मदद करेगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं घर में सिनेमा का संग्रहालय। प्रतिभाओं से भरा इंसान अक्सर अपने अनोखे तरीके से सबको हैरान कर देता है। देश में घटते सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को देखते हुए इंदौर के एक शख्स ने ऐसा ही अनोखा सा काम किया है जिससे हर कोई उनको अप्रिशिएट कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है। नवजोत, देखिए उनका नाम है विनोद जोशी और इन्होंने एक छोटे से किराए के कमरे के अंदर सिंगल स्क्रीन सिनेमा संग्रहालय बनाया है, जिसे इन्होंने इंदौर सिनेमा संग्रहालय नाम दिया है। और इस संग्रहालय में 1917 से वर्ष 2000 तक सिंगल स्क्रीन सिनेमा की यात्रा को समेटा गया है। शौक एक बड़ी चीज है और इसे साबित करते हैं इंदौर के एक शख्स विनोद जोशी। सिनेमा के तो कई संग्रहालय आपने देखे होंगे, लेकिन सिनेमा घर संग्रहालय कभी देखा या सुना भी नहीं होगा। विनोद जोशी ने अपने शौक के लिए किराए का एक कमरा लेकर ये सिनेमा घर संग्रहालय बनाया है। विनोद जोशी पेशे से पुस्तकों का व्यापार करते हैं, लेकिन बचपन का फिल्में देखने का शौक अब ऐसा हावी हुआ कि ये संग्रहालय अस्तित्व में आ गया। गुजरते वक्त के साथ जिस तरह से सिंगल स्क्रीन टॉकीज का क्रेज कम हुआ और एक के बाद एक टॉकीज बंद होने लगी, तो विनोद के मन में कुछ अलग करने का विचार आया। साल 2015 में विनोद जोशी ने एक संग्रहालय खोलने की शुरुआत की और कोरोना काल आते आते उन्होंने शौक को सिनेमा घर संग्रहालय में तब्दील कर दिया। मकसद यही कि सिनेमा घरों की पहचान कायम रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ साहब कि जो सिंगल स्क्रीन का दौर है वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो बने रहना चाहिए, चाहे वो टैक्स की मार से हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो। लेकिन जो दौर आज का देखते हैं अपन, उस दौर से कहीं ज़्यादा बेहतर सिंगल स्क्रीन का रहा है। सिनेमाघर का उद्देश्य ये भी है कि उनको सिंगल स्क्रीन के इतिहास के बारे में बताया जाए। तो जो ये प्रोजेक्टर है वो रीलों के द्वारा दिखाया जाता है, इसमें वीडियो भी है, ऑडियो भी इसी के अंदर है। 1917 से लेकर 2000 तक में जो भी सिंगल स्क्रीन बने हैं उसकी पूरी यात्रा है यहाँ पर, जिसको दिखाया गया है कि सिंगल स्क्रीन किस तरह के होते थे। इंदौर सिनेमा संग्रहालय अब कोई आम संग्रहालय नहीं, बल्कि अपने आप ढेरों यादें समेटे है। ये संग्रहालय 1917 से साल 2000 तक सिंगल स्क्रीन सिनेमा की यात्रा की यादों से भरा हुआ है। इसके साथ ही इसने सिनेमा की दुनिया के बहुत से पहलुओं को बांध कर रखा है, जिससे यहाँ आने वाले लोग देख और महसूस कर सकते हैं। सिनेमाघर में सबसे पहले हम आते हैं
तो टिकट लेते हैं, तो टिकट का कलेक्शन है। हम देखते हैं कि लॉबी कार्ड या पोस्टर देखते हुए ही व्यक्ति फिर अंदर हॉल में प्रवेश करता है, तो यहाँ लॉबी कार्ड है, पोस्टर है। उसके अलावा फिर यहाँ सिनेमा घरों की प्रचार सामग्री है कि किस तरह से किस सिनेमा घर में कौन सी फिल्म लग रही है, तो पहले वो प्रचार सामग्री होती थी, वो है। फिर जो सिनेमा घर के अंदर इंटरवल होता था तो वहाँ विज्ञापन दिखाए जाते, तो वो स्लाइड है यहाँ पर। ब्लॉग द्वारा किस तरह से पेपरों में, न्यूज़पेपर में ये जानकारी आती थी कि सिनेमा घर में कौन सी फिल्म लग रही है, यहाँ ब्लॉग है। इसके अलावा सिनेमा घर के फोटोग्राफ है। सिनेमा घरानों, टिकट्स और उनके प्रचारों, पोस्टरों और उनकी कमाई के आंकड़ों से लेकर फिल्म रीलों तक संग्रहालय इतिहास के हर इंच पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा संग्रहालय में 9 मिलीमीटर से 70 मिलीमीटर तक की गूंगी फिल्मों की सिनेमा रील भी प्रदर्शित की गई। इस संग्रहालय में फिल्मों को भी पुराने प्रोजेक्टर के साथ दिखाया जाता है, जो अपनी तरह का एक अनूठा अनुभव देता है। यहाँ अक्सर बड़ी संख्या में लोग कतार में देखे जा सकते हैं, जिसके लिए महज उन्हें ₹1.60 का टिकट लगता है। विनोद जोशी की राज्य सरकार से मांग है कि इंदौर में अब सिर्फ 4 सिंगल स्क्रीन टॉकीज बचे हैं। उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि वो अस्तित्व में रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको लिए चलेंगे शिमला की हसीन वादियों में। न्यूज ट्रेंड कर रही हो खबरों के मेन्यू में। लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे मौसम है, वैसे भी वेकेशंस हो रहे हैं, समर वेकेशन होने वाले हैं, तो सैर सपाटे की बात हो जाए। आपको ले चलते हैं कश्मीर। कोरोना काल में 2 साल से कश्मीर का पर्यटन उद्योग सुस्ती झेल रहा था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि सारी कसर निकल जाएगी। कसर तो तब निकलेगी जब हमें छुट्टी मिलेगी। देखिए लॉन्ग वीकेंड चला गया, हम लोग यहीं पे रह गए, चाय पे चर्चा कर रहे हैं। तो श्वेता जी पहले हमें छुट्टी दिलवा दीजिए, फिर उसके बाद ये जिम्मेदारी मेरी है। ये हमारी तरफ से ये खबर देख के ना हम लोग यहाँ ललचा रहे हैं। फिलहाल आपको सीधा कश्मीर लिए चलते हैं। देखिए वहाँ की खूबसूरती और कितनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट वहाँ पहुंचे। इस भीड़ को देखकर चौंकिएगा नहीं, ये किसी मैदानी इलाके का नजारा नहीं, बल्कि कश्मीर घाटी का नजारा है। धरती के स्वर कश्मीर में पर्यटक तोड़ रहे हैं सालों का रिकॉर्ड। कश्मीर में टूट रहे हैं टूरिज्म के सारे रिकॉर्ड।
तस्वीरों से साफ है कि घाटी सैलानियों से गुलजार है। देश के दूसरे हिस्सों में पारे ने रंग दिखाना शुरू कर दिया तो लोग कश्मीर निकल पड़े। वो यहाँ घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। स्विट्जरलैंड से बेहतर है। हमें कश्मीर बहुत अच्छा लगा, बहुत सेफ है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। सिक्योरिटी ज़रूर है, आपको हर जगह पे गार्ड्स दिखेंगे, आर्मी दिखेगी, बट नथिंग टू वरी। कुछ भी अगर आपने दिमाग में या मन में रखा है, सब कुछ भूल जाएं, कश्मीर ज़रूर आएं। यहाँ पे जो नज़ारे हैं, ये ट्यूलिप गार्डन और ये सब जो घूम रहे हैं, इतने सारे फ्लावर्स और ये सब चीज़ें, ये पहाड़ वहाड़, ये सब इतना सही है, तो आपको आना चाहिए यहाँ पे देखने के लिए सारी चीज़ें। कश्मीर में हम सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर में रुके और अब यहाँ आए। कश्मीर में सबको आ सकते, इधर कोई लड़ाई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और मौसम भी अच्छा है और सब हर जगह में वो टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं। वो मैं इधर बहुत खुश हूँ। कश्मीर बहुत ही, जैसे कहते हैं कि लाइक अ हेवन, तो एग्जैक्टली ये हेवन है। ऐसा पहली बार हुआ है कि घाटी के लिए आ रही फ्लाइट्स का आंकड़ा 3 अंकों को छू रहा है। हर दिन करीब 100 फ्लाइट्स श्रीनगर से रोज आ जा रही है। ये माना जा रहा है कि इस साल लाखों सैलानी कश्मीर वैली देखने आएंगे। कश्मीर में आ रहे सैलानियों को देख यहाँ पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के चेहरे पर चमक है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार रिकॉर्ड पर्यटन से कश्मीर की अर्थव्यवस्था का ग्राफ और बढ़ेगा। सर, उम्मीद तो बहुत अच्छी है, क्योंकि कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है। अब टूरिस्ट इसी उम्मीद पे आ रहा है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, और हम भी अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर को अच्छे डिस्काउंट दे के अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सके, ताकि वो भी यहाँ पे शॉपिंग एंजॉय करे और यहाँ का एटमॉस्फेयर जो भी है वो सब एंजॉय कर सके। सर, जैसा आप भी जानते हैं, पूरा पैंडेमिक की वजह से पूरा दुनिया ही ठप हो गया था और हमारा कश्मीर तो और भी मतलब ज़्यादा मुतासिर हुआ इन चीज़ों से सर। तो अब इसी साल ये मतलब यही मार्च महीने से ही शुरू हो गया। मार्च महीने से हमारे यहाँ मौसम भी थोड़ा सा ठीक होने लगा और लोग भी आने लगे। घाटी की यात्रा के लिए सबसे खूबसूरत समय में से एक है। जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग ने ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने में लगातार जुटी है। सैलानियों की भीड़ इसकी गवाही भी दे रही है। अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब रुक करते हैं शिमला का। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ी तो पहाड़ों पे सैलानियों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। शिमला में भी सैलानियों का सैलाब सा आ गया है और जो लोग शिमला जाते हैं वो टॉय ट्रेन की सैर भी करना चाहते हैं। तो बताओ शगुफ्ता, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, छुट्टी की प्रॉब्लम है बस। लेकिन जो पहुँच गए हैं, देखिए शिमला में इतने सैलानी पहुंच रहे हैं ना कि टॉय ट्रेन छोटी पड़ गई है। ये टॉय ट्रेन जो है वो कालका से शिमला के बीच में चलती है। सैलानियों की इतनी तादाद है कि इस ट्रेन में सीट नहीं मिल पा रही, इसीलिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। शिमला में मौसम सुहाना है, इसलिए सैलानियों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। हर चौराहे पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। मैदानी इलाकों में काफी गर्मी है, इसलिए शिमला का यह मौसम सैलानियों को खूब भा रहा है। जब शिमला जाने के लिए लोगों की बेताबी बढ़ी है, तो कालका शिमला हेरिटेज टॉय ट्रेन में सीट की डिमांड में भी तेजी आई है, जिससे वेटिंग लिस्ट लंबी हो गई है। इसलिए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक समर स्पेशल ट्रेन चलाई है, जिससे यात्रियों में खुशी है। बहुत अच्छा लग रहा है ये। फिलहाल तो बच्चे को लेके आए थे, पहली बार लेके 3 साल की बेटी है मेरी, बहुत खुश हो रही है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं माई गुड लक के मेरे को ट्रेन मिल गई, मेरी तो सीट नहीं थी रिजर्व में। रेलवे ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पहले रिजर्वेशन करवानी थी हमने, उस पर आनी थी, बट हमें पता लगा एक ट्रेन और है, फिर 1 बजे जो आज चली है, इसलिए हम फिर इस पे आ गए। कालका शिमला रूट पर पहले से ही 5 टॉय ट्रेन रोजाना चल रही हैं, लेकिन समर स्पेशल के शुरू होने से अब ये संख्या 6 हो गई है।
ये टॉय ट्रेन रोजाना दोपहर 1:05 पर कालका से शिमला के लिए चलेगी और शाम 6:30 बजे शिमला पहुंचेगी। अगले दिन सुबह ये ट्रेन 9:20 पर शिमला से चलकर दोपहर 3:50 पर कालका पहुंचेगी। कालका शिमला हेरिटेज रेल ट्रैक को यूनेस्को ने जुलाई 2008 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। इस ट्रैक पर 103 सुरंगें और 48 डिग्री के कोण पर घूमने वाले डिब्बे यात्रियों के सफर को रोमांचकारी बनाते हैं। शिमला से राजेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, तो अब वक्त हो गया है आपको टाटा बाय बाय कहने का। वैसे तो ये लॉन्ग वीकेंड है, लेकिन बस हम 2 दिन का वीक ऑफ लेकर के आपसे मंडे मुलाकात करेंगे। जी हाँ, तो आप अपना वीकेंड सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने से ज़्यादा उसे खुशियों से मनाना ज़रूरी है और वो और खूबसूरत बन जाती है। जी हाँ, अब प्रकृति प्रेमी हूँ मैं तो मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि सप्ताह में एक दिन कोशिश कीजिए कि बगीचे में जाएं, वहाँ पर पेड़ पौधों के साथ आप समय बिताएं। चुगली भी करेंगे तो वो किसी से कहेंगे नहीं, पॉजिटिविटी भी देंगे आपको। क्या बात है। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा बेमिसाल हो तुम, ज़रा सांवली हो पर कमाल हो तुम। ये मैंने चाय के लिए कहा, तुम मुझे मत देखो। चाय पर चर्चा का ये ब्रेक 2 दिन का है, लेकिन फिक्र नॉट, ये 2 दिन चुटकियों में गुजर जाएंगे। तो अब आपसे मुलाकात मंडे को होगी। रखिए अपना ख्याल, खुद भी पॉजिटिव रहिए और आसपास भी पॉजिटिविटी फैलाते रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। मिस्टर एंड मिसेस कपूर का डांस ऑफ द ईयर। रब की बनाई जोड़ी का किसने किया गठबंधन? वधू की माला से पहले घुटनों पर क्यों आया वर? ब्लॉकबस्टर शादी के सुपर हिट लम्हे देखिए GNT स्पेशल।